आ गया हूँ मैं आपके लिए इस चैनल पे जिसका नाम है संस्कृत क्लासेस। क्या नाम है? संस्कृत क्लासेस। संस्कृत क्लासेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको आपसे मिलाना, आपसे मिलाना मतलब जो आपके अंदर में जो बच्चा है जो नहीं पढ़ना चाहता है उस बच्चे को भगा के जो अंदर में जो बच्चा है जो पढ़ना चाहता है उसको निकालना, यानी आपसे आपको मिलाना। ठीक है, कहते हैं कि मिल जाएगा सब कुछ एक दिन, बस चाहत होनी चाहिए, आसमां खुद एक दिन जमीन पर आए, बस किनारा मिलना चाहिए। बस मिलेगा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। पर आज जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ बेसिकली क्लास 9th के लिए लेने वाला हूँ। क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड्स और बिहार बोर्ड्स, लैंग्वेज तो मेरी बहुत हिंदी इंग्लिश रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो दोनों लैंग्वेज में मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज इंग्लिश इन माई लेक्चर्स, तो ज़्यादातर इंग्लिश रहेगी। बट हाँ, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड, अगर आप स्टूडेंट बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर ऑन माई चैनल, आपको समझ में आएगी चीज़ें। और मेरी बात मानो, लैंग्वेज नेवर बी ए बैरियर फॉर एनीथिंग। लैंग्वेज को भी बैरियर बन ही नहीं सकता। अगर आपको सच में कुछ करना है तो लैंग्वेज को पहले तोड़ो, क्योंकि बैरियर जो लैंग्वेज बनता है उसको तोड़ दो। लैंग्वेज कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जो आज टॉपिक हम उठाने वाले हैं वो है सेल, वो है सेल। आज हम सेल पढ़ेंगे। तो ये मेरा पहला लेक्चर होने वाला है क्लास 9 के लिए। तो बेसिकली यू ऑल स्टूडेंट हु इज वाचिंग मी राइट नाउ, प्लीज पे अटेंशन हियर, क्योंकि आज जो क्लास होने वाली है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, जैसे आपने अभी तक, मैं मान रहा हूँ कि कुछ पढ़ा ही नहीं, ये सेल बिल्कुल आपके लिए नया वर्ड आ गया कि व्हाट इज सेल। ठीक है, तो मैं वहां से उठाने वाला हूँ। मैं वहां से उठाऊंगा जहां पर सूरज की किरणें नहीं गई थी, तो मैं वहां से निकाल के आऊंगा। बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख के रखी है, वो इसलिए लिख के रखी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये लिस्ट वाइज बिल्कुल ऐसा है, मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन हियर। वेट। तो सेल जब पढ़ते हैं सेल, ऐसे सेल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ऐसे सेल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सेल मतलब प्रिजन, मतलब जेल भी होता है। ठीक है, एक सेल मतलब जेल हो गया, एक सेल मतलब बैठे हो गया, एक सेल हो गया हमारे अंदर। हमारे अंदर मीन्स ह्यूमन बींग्स नहीं, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल होता है। ठीक है, सेल है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जी आप सेल सेल कर रहे हो, ये सेल है क्या? कोई पूछ देगा व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, तो क्या बोलोगे? सेल क्या है? तो लिखेंगे सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. अगर कोई पूछ दिया व्हाट इज सेल, तो बोलेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इज दैट क्लियर? चीजें बहुत आसान है, आप आसानी से समझो। और मेरे रहते अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इट मीन्स मेहनत और करने की जरूरत है। सेल वर्ड जिसके बारे में बता रहा हूँ, सेल क्या है? सेल जो बेसिक स्ट्रक्चर, कभी भी हम कोई दीवार बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, सपोज हम घर बना रहे हैं, हम घर क्यों बना रहे हैं? अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, और घर बहुत ज़रूरी है इसीलिए हम घर बनाते हैं। ठीक है, तो जो घर बनाएंगे तो दीवार, चार दीवार पड़ेगी, पिलर पड़ेगा। वो जो दीवार बन रहा है, दीवार कहाँ से बन रहा है, शुरू क्या कर रहा है, दीवार जो बनाने का फाउंडेशन क्या है हमारा, वो एक ब्रिक्स है। वो क्या है? एक ब्रिक्स है। वो क्या है? एक ईटा है। इट सपोज इफ आई एम मेकिंग अ वॉल, है ना, अगर हम एक वॉल बना रहे हैं तो व्हाट इज आवर बेस? हमारा बेस क्या है? हमारा बेस क्या है यही तय करता है ना। यही तय करता है कि हम कहाँ है, क्या है, नहीं है। ठीक है, लेट सपोज ये दीवार है, इट्स अ वॉल, ये क्या है? एक वॉल है। जो पहला नींव हमने रखा था वो क्या था? एक ईटा रखा था, वो एक इंडिविजुअल, एक ब्रिक्स, वो एक क्या था? इंडिविजुअल एक ब्रिक्स था। क्या था? एक इंडिविजुअल ब्रिक। एक इंडिविजुअल ब्रिक यानी एक ईटा, एक ईटा जो माथा पे मार देंगे तो हो जाएगा पीटा, वो ईटा। ठीक है, एक ईटा जो माथा पे मार देंगे वो हो जाएगा पीटा। वो ईटा
से पूरा दीवार बना है। वी आर यूजिंग अ ब्रिक्स टू मेक अ वॉल। तो सबसे छोटी इकाई जो थी, द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। तो सबसे छोटी, इसको बोल सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। वी कैन आल्सो से दैट इफ आई हैव टू डिफाइन समथिंग इन अदर लैंग्वेज, देन वी कैन डिफाइन सेल इज द smallest unit of life cell is the smallest unit of life, ये भी हम बोल सकते हैं। सेल हमारे जीवन का सबसे छोटा इकाई है, ठीक है। तो ये ईटा है, उसी तरह सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी एक ईटा पे एक ईटा, एक ईटा, एक ईटा, there's something that which it is visible to us, कि एक दीवार बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, और हर एक ईटा का अलग अलग काम है। एक दीवार में इस ईटा का काम है कि इस सेक्शन को सीधा करना, इस ईटे का काम है कि इस सेक्शन को सीधा रखना, इस ईटे का काम इस सेक्शन को सीधा, यानी एवरी ब्रिक्स हैज अ डिफरेंट फंक्शंस। हर एक ईटे का अलग अलग काम है, कोई इधर सपोर्ट कर रहा है, कोई उधर सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह हमारे जो शरीर में सेल है, हर एक सेल का अलग अलग काम है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और वो हमारे जीवन में काम आता है, अलग अलग फंक्शंस करता है। फंक्शंस करने का मतलब कार्यरत होना, कोई भी चीज में काम। जैसे एक मजदूर है, आई एम गिविंग सम एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज a labor is working 8 hours, he earn money of 6 or 700, whatever the price would be fixed. So his work is to do clean the things or whatever they have ordered by their who's hiring them. जो भी आप बोल दो उसको, मालिक बोल दो, देखो ऐसी सब चीजें बोलना अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, मैं घबराता हूँ चीजें बोलने से। अब मालिक नौकर बोलना गलत बात है, तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी समझो हमारे कॉमन भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे समझो। अगर हम किसी को अपने घर पे काम करने, कोई लेबर आ रहा है, हम उसे वर्क लेबरी कॉस्ट दे रहे हैं, सीधा बात है, वो काम कर रहा है, हम लोग कॉमन टर्म में नौकर बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, आई नो दिस, बट हाँ चलो ठीक है समझाने के लिए। तो उसका अलग काम है। अब 5 आ रहे, एक झाड़ू के लिए है, एक कुकमैन है, एक तुम्हारा वॉशिंग क्लोथ्स है, तो अलग अलग सेक्टर में काम रखा है। हर एक लेबर का अलग अलग काम है ना। तो हर एक सेल का अलग अलग काम है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो वीडियो छोड़ के भागने से कोई फायदा होने वाला है नहीं तुमको, वीडियो में लगे रहो ताकि तुम पढ़ते हो। और अगर क्लास बोरिंग हो रही है तो पानी पियो, बीच में कुछ करो, मैं कहूँ तो चुटकुला सुनाओ, मैं कहूँ तो गीत गाओ, मैं कहूँ तो तुम्हारे कहने से होने वाला है नहीं, मैं कहूँ तो, अगर कहूँ मैं तो, ये रात रात ना रहे ये दिन हो जाए, लेकिन वो मैं कहूँ तो मैं और भी कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको मैं मिटाऊंगा। हमने अभी तक क्या समझा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने 2 डेफिनेशन आपको दिया है, ठीक है। अब आया कि ये सेल सर ठीक है, आप बोल रहे हो सेल सेल सेल, आई एग्री, सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, अलग अलग काम है, आई एग्री। लेकिन ये आया कहाँ से? हवा में उड़ के आया, पानी में तैर के आया, ये आया कैसे सेल? ये CE सेल आया कैसे, है ना। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि ये सेल आया कहाँ से। सेल के बारे में पढ़ के तुमको पढ़ाऊं, चलो थोड़ी किताबों से ध्यान हटाऊं, थक गए हो तुम तो थोड़ा गाना सुनाओ। अब हम पढ़ेंगे कि सेल कहाँ से आया है, सेल को किसने ढूंढा, सेल कहाँ पर मिला, सेल की क्या खासियत है। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आ रहे हैं, डिस्कवरी। सेल आखिर कहाँ से आया, किसने ढूंढा, सेल क्या है। तो सबसे पहले जो सेल को ढूंढा वो है हमारे रॉबर्ट हुक। कौन है वो? हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है? हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को ढूंढा। कहाँ ढूंढा, क्यों ढूंढा, किसने ढूंढा, सारी डिटेल बताने वाला हूँ, सॉरी। तो रॉबर्ट हुक, पहले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक।
हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या ढूंढा? सेल ढूंढा। रॉबर्ट हुक ने सेल ढूंढा, रॉबर्ट हुक ने सेल ढूंढा। रटना नहीं है, चीजों को समझो। सेल आया क्या? सेल क्या था समझ गए। अब सेल आया कहाँ से? सेल को लाया किसने? रॉबर्ट हुक ने लाया। 1665 में लाया। 1665 में लाया। रॉबर्ट हुक ने कब लाया? 1665 में। सोचो आज हम यहाँ हैं 2026 में, सेल आ गया है 1665 में। इसको ढूंढने वाले थे हमारे बहुत ही बेहतरीन नाम चिन्ह साइंटिस्ट, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? चलिए देखा जाए तो ये बहुत ही इनोवेटिव इंसान थे, क्योंकि इन्हें बहुत अपना बहुत ही मतलब क्या बोलूं, ये बॉटनिस्ट, थोड़ा सा ये बॉटनी लाइन में थे। बॉटनी क्या है, जियोलॉजी क्या है, वो भी बता देता हूँ। देखो बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बायोलॉजी के भी दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज बॉटनी, सेकंड वन इज जियोलॉजी। जब हम प्लांट, अभी हम क्या पढ़े? लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। बायोलॉजी मतलब जीव, जीवों की स्टडी। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो वर्ड से बना है बायोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, लॉजी मतलब होता है स्टडी। अब बायो मतलब होता है लाइफ, और लिविंग LIVING, लिविंग, लाइफ और लिविंग, यानी हम जीवित चीजों की जब पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। जीवित चीजों की, हम कुर्सी की इसमें पढ़ाई नहीं करते, हम केमिकल की पढ़ाई नहीं करते, हम फिजिकल्स की पढ़ाई नहीं करते, हम पढ़ते हैं जीवों की पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब देखिए हम लोग हमेशा पढ़े दो चीज होता है, जानवर या पेड़, तो होता है प्लांटेल, एक हो गया प्लांटाई, दूसरा हो गया एनिमेलिया। प्लांटाई और एनिमेलिया दो क्लास हो गए। प्लांटाई यहाँ पेड़ पौधे चले गए, एनिमेलिया मतलब हम लोग जानवर। वी आर आल्सो वी आर कॉल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग्स बट वी आर एक्चुअली एनिमल्स। तो ये एनिमल्स, एनिमेलिया और प्लांटाई दो चीज हो गए। तो जो प्लांटाई में चले गए वो हो गए बॉटनी, वो हो गए बॉटनी, और जो दूसरा एनिमल में आ गया वो हो गया जियोलॉजी। वो क्या हो गया? जियोलॉजी। यानी बायोलॉजी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज बॉटनी, सेकंड वन इज जियोलॉजी। जो व्यक्ति पेड़ पौधे से रुचि रखता है तो वो बॉटनी लेता है, जो व्यक्ति जानवरों से विशेष रुचि रखता है वो जियोलॉजी लेते हैं। जो पेड़ पौधे से रुचि रखता है वो बॉटनी लेते हैं, जो जानवरों से रुचि रखते हैं वो जियोलॉजी रखते हैं, और जो कुछ चीज से रुचि नहीं रखते हैं वो पागल होते हैं। ठीक है, होना जरूरी, कभी कभी पागल होना जरूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है, उसी तरह पढ़ने के लिए पागल होना जरूरी है। ठीक है, थोड़े बहुत डायलॉग्स में मारूंगा बीच बीच में, तुम लोग डायलॉग्स पे मत जाना, तुम लोग पढ़ाई पे जाना, लेकिन जाना जरूर, यहाँ रुकने से कुछ होने वाला है। ठीक है, एकदम भी ठीक है, पढ़ाए आगे, पढ़ोगे ना, भाग तो नहीं जाओगे, स्किप नहीं करना रे, स्किप नहीं करो, वीडियो स्किप करता है, अच्छा बात है, स्किप नहीं करना, पूरा देख के जाओ, पूरा मजा मिलेगा। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने डिस्कवरी की, सेल आखिर उन्होंने देखा कहाँ था? अब जो आ रहा है ना बहुत ही अच्छा चीज आ रहा है, उसको याद करना मुश्किल है, इसलिए समझ लो चीजों को। मैं चीजों को समझाता हूँ, मैं रटाता नहीं, मैं चीजों को समझाता हूँ। रॉबर्ट प्लांट को देखते थे, प्लांट को ऑब्जर्व करते थे। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब चीजों के बारे में जानना। हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं उसको बाहर से, अच्छा ये सोया हुआ है रोड पे, क्यों सोया है, पैर कैसा है इसका, पागल है, ये है वो है, तो वो सब चीज करते हैं ऑब्जर्व। तो जब उसने ऑब्जर्व करा था हिटू का बाग, हिटू का बाग, बाग मतलब बेसिकली होता है छाल, बाग मतलब होता है छाल, बाग, और इसी को बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, यानी पेड़ों का छाल, पेड़ों का छाल जब हम देखते हैं ट्रंक, यानी पेड़ की जो तना होती है उसमें सूखा सूखा छाल निकलता है पेड़ों को, वो छाल को एक्सट्रैक्ट निकाल लिया पेड़ से, और उस छाल को लाके इन्होंने देखा। कहां पर देखा होगा सोचो, इस पेड़ के छाल को लाया और उन्होंने बोला कि ये छाल, आज तक तो हम सिर्फ बाहरी दुनिया देख रहे थे, ये छाल लाया, ये छाल है, जैसे सपोज
ये मान लो ये मोबाइल है, इसका तो ये ढक्कन है, इसका तो ये सिर्फ ढक्कन है, अंदर क्या है किसी कुछ नहीं पता। ये जैसे बल्ब जलेगा इसका मतलब कि अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इनसाइड इट। तो उसी तरह जब उन्होंने देखा कि कुछ इसके अंदर क्या है मैं देखूं, तो इन्होंने खुद से ही इन्वेंट हिमसेल्फ अ माइक्रोस्कोप, ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, उन्होंने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया यूजिंग हिज स्किल, अपने स्किल का यूज करके, जो आपके पास हो जाएगा अभी इसके बाद। अभी मे बी है मे बी नहीं है, आई डोंट नो, बट मे बी हम कुछ 50%। देखो देखो मैं क्या बोल, देखो अभी दिखाता हूँ एक चीज, कहाँ गई ये देखो। अभी बताओ, मुझे अभी प्रैक्टिकल तो करूँगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करूँगा नहीं, इसको सब कुछ जानते हो, ग्रास हॉपर है, ये क्या है, ग्रास हॉपर है। मैं इसका अंग भंग भी कर दूँ तो इसको अच्छा लगेगा। अभी देखो ये मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में बताऊंगा, मैं ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा आप लोगों को कि मेल है कि फीमेल है, कोई कैसे बताएगा, ठीक है। इसके बारे में खासियत क्या है कि इसके पास देखो, अभी मैं देखो कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, इसके पास ये हिंड लिम्ब है, ये क्या है, हिंड लिम्ब है। ये हिंड लिम्ब काफ़ी मजबूत है, इसके इसके फोल्डिंग से ज़्यादा मजबूत इसके हिंड लिम्ब्स हैं। और हिंड लिम्ब्स पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर आप कहीं पकड़ोगे तो देखोगे इसके हिंड लिम्ब्स पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और ये ग्रुप ये हॉप करता है, ये ग्रास हॉपर क्या करता है, हॉप यानी जंप करता है, जंप, ठीक है। यहाँ से वहाँ ये जंप करता है, ये उड़ता है, आई नो इसकी ये उड़ता है, बट इसकी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उड़ने में ज़्यादा इसको मजा आता है, तो इसको बोलते हैं हॉपिंग। ये जो जानवर है ये हॉपिंग करता है, इसका मूवमेंट क्या होता है, हॉपिंग का। तो इसको मैं रिलीज कर दूंगा तो ये उड़ेगा भी नहीं, बोले जा जा तो जा। मैं इन सब चीज़ों को पालता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ आ गया, निकल, तो वो सब चीज छोड़ दो, मैं यहाँ पढ़ा रहा। एक माइक्रोस्कोप, इन्होंने क्या किया था, एक माइक्रो, तू निकलेगा रे, तू मेरा क्लास जो डिस्टर्ब किया है, जा, मेरा क्लास डिस्टर्ब कर दिया है। ये माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप ने इन्वेंट किया, और उसमें जो इन्होंने देखा 1665 से दुनिया ही एक नई दुनिया आ गई सामने, वो दुनिया आ गई जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। ये जो हमारे दो नंगे आंख हैं बिना कपड़े वाले, है ना, ये जो दो नग्न आंख है हमारे, ये दोनों नंगे आंख, जो नग्न आंख कॉल्ड नेकेड आई, ये उतना कुछ नहीं देख पाते हैं जितना देखना चाहिए। हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते हैं, नीचे क्या है नहीं दिखता है ना, किसी के नीचे क्या है वो नहीं दिखता है। तो उसके नीचे क्या है देखने के लिए हमें क्या लगा, माइक्रोस्कोप लगा। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन सी थिंग्स मोर जूम और मोर हाईली मैग्नीफाइंग। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत ज़्यादा जूम करके दिखे, जैसे मैं यहाँ से इतना दूर और जूम कर दोगे तो मेरा नाक घुस जाएगा कैमरा में, तो उतना जूम नहीं करूँगा, तो वो चीज़ है। तो हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास वहाँ पर उसने देखा, और जो उन्होंने देखा काफ़ी नया चीज़ था, साइंस के जगत में वो बिल्कुल नया चीज़ था। दैट इज, मैं बना सकता हूँ, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। ऑलवेज यू कंप्लेन अबाउट थिंग्स की, तो देखो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर दिखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी का छत्ता। अगर तुमने आज तक मधुमक्खी का छत्ता नहीं देखा तो एक मधुमक्खी पकड़ो, जाओ देखो कहाँ पर उसका छत्ता किस डिजाइन में, ऐसा ही डिजाइन होगा, हेक्सागोनल। कैसा डिजाइन है, हेक्सागोनल, यानी 6 स्टिक्स है इसमें। देखो मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हेक्सागोन। टोटल 6 स्ट्रक्चर्स के साथ ये कंप्लीट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हेक्सागोन। और ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, किसका, हनीकॉम्ब का। और जो सेल है इसको
इसका और भी नाम है लिटिल रूम। सेल को बोलते हैं लिटिल रूम। लिटिल रूम, सेल का मतलब हुआ लिटिल रूम। और ये रूम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स एज ए रूम, तो उन्होंने नाम लिटिल रूम रखा। तो लिटिल रूम से क्या नाम आता है? सेल नाम। लिटिल रूम को क्या बोलते हैं? सेल। इसीलिए ये सेल कहलाया। यहाँ से रॉबर्ट हुक की एक खोज से हमारे पास नया चीज आ गया जिसका नाम है सेल। और तब से हम लोग जान गए कि दुनिया में जितनी चीजें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी दुनिया में अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसकी पहचान क्या होगी? कि दैट आर मेड अप ऑफ सेल, यानी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बता दिया है। इतना काफी है रॉबर्ट हुक के बारे में कि ही इन्वेंट हिमसेल्फ ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक साहब ने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया। इन्होंने इन्वेंट कब किया था? डिस्कवर कब किया था? 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था। क्या देखा था इन्होंने? बार्क ऑफ ट्री में देखा था। बार्क ऑफ ट्री में देखा था, क्या देखा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेक्सागोनल होता है, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा क्योंकि उसका अपीयर कैसा था? लिटिल रूम जैसा स्ट्रक्चर अपीयर था। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने सेल के डिस्कवरी बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब ये बताओ, जो सेल था वो डेड सेल था। वो सेल कैसा था? डेड सेल था। डेड सेल मतलब मरा हुआ। ठीक है, क्योंकि वो बार्क ऑफ ट्री था, यानी जो छाल है वो पेड़ से ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका था, वो हट चुका था, वो अब लिविंग थिंग का पार्ट नहीं रहा था। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था दैट इज डेड सेल। तो ये डेड सेल था। तो यानी अब हम बोल सकते हैं कि हमने अभी तक जो खोज किया था वो भी खोज किया, तो ऐसा चीज जो मरा हुआ, हमने जीवित चीज की खोज नहीं की थी। नहीं की थी तो बड़ा सवाल हो गया, अरे हमने तो खोज ही नहीं की है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक साहब ने जो खोज किया था वो कैसा था? डेड सेल था। अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो पढ़ना पढ़ाना चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा मजा आना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो करो, और नहीं कुछ कर रहे हो ना तो अभी बोल दो कि नहीं करना, क्योंकि यू विल रिग्रेट आफ्टर सम टाइम। अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो यू विल रिग्रेट। इससे बेहतर है कि अभी बोल दो कि ना नहीं भाई ये नहीं होगा, तो विल थिंक अबाउट दैट कि नहीं इससे अगर ये चीज़ नहीं हो रहा तो तुमसे जो, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है, एंड नो वन कैन बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, है ना। हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। यू हैव सच स्किल्स दैट कैन गिव और बूस्ट समथिंग इन योर लाइफ। लाइक अभी रॉबर्ट हुक साहब के पास क्या था? माइक्रोस्कोप। अगर उनके पास वो स्किल होती ही नहीं, वो माइक्रोस्कोप बनाए, तो आज ये सेल बढ़ाता हमारे पास नहीं आता, हमारा सिलेबस कम रहता। रॉबर्ट हुक साहब के स्किल की वजह से हमारे पास सिलेबस बढ़ गया, लेकिन थैंक्स टू हिम कि इन्होंने कुछ किया जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आपके ऊपर बोझ आ गया, लेकिन हमने जाना कि सेल नाम का चीज़ है, वरना हम लोग अभी अनअवेयर होते इन सब चीज़ों के बारे में। कमिंग टू द पॉइंट, सेल हो गया। खोजा किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा। कब खोजा? 1665 में खोजा। और कैसा सेल खोजा था? डेड सेल खोजा था। सेल का स्ट्रक्चर कैसा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। इतनी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर किसी को बात फास्ट फास्ट लग रहा है तो प्लीज रिवाइंड, पूरा वीडियो फिर से देखो। एक बार नहीं समझ आए दूसरी बार देखो, दूसरी बार समझ आए तीसरी बार देखो, नहीं समझ आए तो देखते रहो देखते रहो, एक ना एक दिन आने ही है। जीवन एक दरिया है, बहते जाना ही है। चलो, अब आ गए हम लोग ने मरा हुआ सेल पढ़ लिया था। अब हमें था कि जिंदा सेल देखना है, कैसे होगा जिंदा सेल, क्या देखना। तो एक नए साइंटिस्ट आ जाते हैं मार्केट में, नहीं उसी समय आए एंटोन वान ल्यूवन। देखो अरे फूक दिया ना, डिस्टर्ब हो गया, कीड़ा है यार। मैं बत्ती जला जला के पढ़ा रहा हूँ, तुमको विश्वास नहीं होगा। आई एम गिविंग माई 110% टू मेक दिस वीडियो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना है और ये कुछ करना है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आई हैव इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट है कि जो चीज़ मेरे पास है मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। और चीज़ें जीवन में कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। आई डिडंट नीड सब्सक्राइबर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ आया तो दैट इज इनफ फॉर मी।
आपको सब्सक्राइब करना है तो करो, फार बेटर फॉर मी। अगर आप नहीं भी करते हो लेकिन आप मेरी वीडियोस देख के समझ रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी। और ये छोटी छोटी चीज़ें होते रहेगी, लेकिन मेन मोटिव है कि समझना, फूक दूँ ये कर दूँ, हो सकता है आवाज़ क्लियर नहीं होगा उतना, सब एक दिन ठीक होगा, बस आप इधर कंटिन्यू करते रहो अपने पढ़ाई के। तो हम अब पढ़ रहे हैं लीवेनहुक के बारे में। लीवेनहुक के बारे में पढ़ रहे हैं। एंटोन वान ल्यूवेनहुक। एंटोन वान ल्यूवेनहुक, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हैं, बट वो थोड़ा सा छोटा है इसीलिए मैंने फिर से लिखा। और इन्होंने जो खोजा 1674 में, 1674, ही डिस्कवर लिविंग सेल इन द ईयर ऑफ 1674, ही डिस्कवर लिविंग सेल। इन्होंने जो खोजा तो क्या खोजा था? लिविंग सेल खोजा था, लिविंग सेल। इन्होंने क्या खोजा था? लिविंग सेल। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है, जो लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी की लाइन चेपना है, एनसीईआरटी ने जो कहा है, बताया है, वो ये बताया कि ही है, मैंने आपको रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था कि ही हैज स्किल, वो मैंने अपने से बताया और वो शायद है भी, लेकिन वो कथित नहीं है आपके 9th के सिलेबस में, बट या इट इज रिटन देयर दैट एंटोन वान ल्यूवेनहुक हैज स्किल ऑफ ग्लास, उनको शीशा कटर, ग्लास कटर, यू नो द थिंग्स, ग्लास कटर, सो ही हैव गॉट स्किल्स। सो उन्होंने अपने स्किल को यूज करते हुए एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्होंने ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ही हिमसेल्फ मेड ए माइक्रोस्कोप, और उसमें जो दो लेंस लग सकता था, यानी उन्हीं से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, हु डिस्कवर द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में भी आता है एंटोन वॉन लीवेनहुक, इन्हीं का नाम आता है, ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहुक, इन्होंने ही माइक्रोस्कोप को ढूंढा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप यानी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखोगे तो दो लेंस होते हैं उसमें, ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इन्हीं की देन है, इनका स्पेशल स्किल्स था इन चीजों में, इसीलिए इन्वेंटर हो गए ये माइक्रोस्कोप के, माइक्रोस्कोप इन्होंने ढूंढा था, एंटोन वान ल्यूवेनहुक, एंटोन वान ल्यूवेनहुक, एंटोन वान ल्यूवेनहुक। नाम प्रोनाउंसिएशन, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंसिएट इट, प्लीज डू रिपीट आफ्टर मी, एंटोन, एंटोन वान ल्यूवेनहुक, ठीक है। ये तीन चीजें जोड़ने को, in the year of 1674 he discovered the living cell, इन्होंने लिविंग सेल ढूंढा था, ठीक है, और जो लिविंग सेल ढूंढा था इन्होंने किसी बैक्टीरिया का ढूंढा था, ठीक है। तो हम इतनी चीजों के बारे में आ गए, सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने अभी तक क्या पढ़ा? सेल के बारे में पढ़ा, सेल है क्या है, कैसे है, नहीं है, ठीक है। हमने कितने चीज पढ़ा? सेल क्या है, नहीं है, सेल को किसने ढूंढा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in the year of 1665, that was a dead cell. Later on Anton von Leeuwenhoek discovered a living cell in the 1674. Now coming to the point है कि आखिर सेल है क्या? सेल का कोई fixed shape, if I am talking about the shape, no, cell has not fixed shape, cell has a different shape, सेल के अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा सेल, अब देखो मैं थोड़ा सा, अभी मैं यहाँ पर ज्यादा इसमें अभी लाइन में नहीं आऊंगा क्योंकि आई हैव टू डिटेल मोर अबाउट साइंटिस्ट, मैं भी सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन साइंटिस्ट के बारे में अगर बताऊंगा तो वो साइंटिस्ट को बताने के लिए मुझे पहले सेल का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। तो ये सेल दो तरह के हो सकते हैं, प्लांट का और दूसरा एनिमल का, ठीक है, दो सेल हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल। मैंने पहले कहा था कि बॉटनी और जूलॉजी, तो इसी तरह प्लांट और एनिमल के दो डिफरेंट सेल होते हैं। अब मैं बताता हूँ, पहले मैं एनिमल सेल बना देता हूँ, पहले मैं एनिमल सेल बना देता हूँ। अब देखो एनिमल सेल अगर मैं बनाता हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर ले लिया, राउंड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर लेना है वो स्ट्रक्चर ले लिया, सेल, तो सेल एकदम सेंटर पार्ट में होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या हो गया? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी, इस न्यूक्लियस के अंदर भी
एक और राउंड स्ट्रक्चर होता है, वन मोर राउंड स्ट्रक्चर वाज देयर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली होता क्या है वो आगे और बताऊंगा, ठीक है। ये होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है जेनेटिक मतलब यानी आपके पेरेंट्स कैसे थे और आप कैसे होंगे वो डिटेलिंग रहता है, ठीक है। मतलब समझ लो कि एक चीट कोड रहता है जिससे आपका फीचर क्या कैसे होने वाला है वो पता रहता है, ठीक है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर में होता है प्रोटीन, ठीक है। यहीं पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। विल डिस्कस इट लेटर, बट अभी हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम सेल का एक एक ऑर्गेनिज एक एक सब चीज पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं अभी जस्ट आपको स्ट्रक्चर बता रहा था कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेल में जो पूरा सेल जो है ये जो है इट इज फुल ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या है, साइड मैंने जितने पिंक से रेड से जो किया है दीज ऑल आर साइटोप्लाज्म, ये क्या कहलाते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन, outer membrane of the cell is called cell membrane, cell membrane। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसी का नाम है, दोनों का एक ही नाम है। सेल मेम्ब्रेन बोल दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, ये रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हो गया हमारा एनिमल सेल, ये स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अगर अभी किचन ने ये नहीं बनाया तो ये रफ है, मैं बोल रहा हूँ ये रफ है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हमारे हैं, तो मैं थोड़ा सा रफ में से कर देता हूँ ताकि आप लोग समझो कि यहाँ पर कुछ कुछ चीजें है ना। ठीक है, ये ऑर्गेनिज मैं एकदम लिख देता हूँ ऑर्गेनिज। अब इसका नाम और कुछ हो सकता है लेकिन मैं इसको ऑर्गेनिज बोल रहा हूँ, ठीक है। आप पहले इतना सा नोट करो, आप पहले नोट करो। नोट कर लिया आपने, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हो गया, ऑर्गेनिज हो गया। अब इसी को न्यूक्लियस को ही बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे दिमाग को चलाने के लिए ब्रेन चाहिए, इसलिए सेल को चलाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। सेल को न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस और दूसरा क्या बोलते हैं ब्रेन ऑफ द, न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे ब्रेन ऑफ द सेल। ये चीज याद रखना, लार्जेस्ट पार्ट भी है और ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी होगी कि सेल क्या है नहीं है। और ये साइटोप्लाज्म क्या है, cytoplasm is jelly-like structure found inside the cell, jelly-like structure found inside the cell। cytoplasm क्या है, jelly-like structure found inside the cell, क्या है jelly-like structure found in the cell। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चीज हो गई बता दिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में एक अलग खासियत है जो बता देता हूँ। देखो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, मैं रेड कलर ले रहा हूँ, मैं रेड ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्या ना बोर्ड पे पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत ही होता है। अब देखो मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है, पहाड़ी क्षेत्र जो बनाया है। अगर हम इस एनिमल सेल की बात करते हैं, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अब मैं कैसा सेल बनाया हूँ एनिमल सेल, एनिमल सेल तो बना पहले ही बताया था यार, प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक है। तो ये जो प्लांट सेल हो गया, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हो जाता है सेल वॉल। वो क्या होता है सेल वॉल, इसको क्या बोलते हैं सेल वॉल। और जो कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जो कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है।
तो आप ये इतना चीज याद रखो, मैं अब जो बताने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैं पहले ये जो मैंने नया स्ट्रक्चर बनाया इसको आप पहले नोट करो, ये जो कुछ पॉइंट किया उसको नोट करो आप पहले। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से बताऊंगा, मैं टाइम को भी नोट कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस इतने सारे साइंटिस्ट का डिस्कस करूंगा, एंड देन वी विल लेटर एक्सप्लेन इन अनदर वीडियोस, ओके। मैंने अभी जस्ट टाइम देखा, इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर प्लस। मैं हाफ आवर की ही वीडियो बनाना चाह रहा था बट ये ज़्यादा हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चीज़ें मैं खींचूंगा, फास्ट में इसलिए खींचूंगा क्योंकि मैं लंबी वीडियोस नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने में इतना टाइम मिले कि आपको समझाना था कि एक एक पॉइंट समझो, ठीक है, इतना कोई डिटेल नहीं समझा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं लिख कम रहा हूँ लेकिन आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव नोटबुक एंड पेंसिल प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ, ठीक है, हम आप समझेंगे। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको न्यूक्लियस बताया, इसको किसने ढूंढा कि न्यूक्लियस कुछ है, कोई नाम का चीज है, तो उसको जो ढूंढा है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने ढूंढा है, मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब देखो हर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तो इनको भी हाथ पैर मारना है, बड़े हैं साइंटिस्ट हैं, इनकी इज्जत है, वर्ड बोलता हूँ लेकिन ताकि आप लोग समझो यार, इसलिए मैं बोलता हूँ। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक अलग चीज ढूंढा, सेल के अंदर ही घुस गए वो। अब उन्होंने क्या देखा, क्योंकि माइक्रोस्कोप बन चुका था, अब नाउ समवन हु इज जस्ट थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग द न्यू थिंग्स विल अराइज। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कंट्रोलिंग द सेल, तो कंट्रोल कौन कर रहा था, न्यूक्लियस। तो इन्होंने बताया 1831 में कि एक न्यूक्लियस नामक चीज है जो कि ब्रेन ऑफ द सेल है, वो रॉबर्ट ब्राउन से, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अब दूसरा पार्ट आता है साइटोप्लाज्म, मैंने बताया। अब ये देखो, ये साइटोप्लाज्म क्या गया, न्यूक्लियस को छोड़ दो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है बॉडी, ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस से लेके ये बॉडी इतना दूर, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये प्लस और ये दो चीजें समझो, ये हो गया और ये लाइन पूरा ये। अब ये जो पूरा ये हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे 1839 में पुरकिंजे साहब ने क्या किया, ऑल द लिविंग पार्ट इनसाइड द सेल, ऑल द लिविंग पार्ट inside the cell is protoplasm। और 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का अपना खिताब ले लिया कि मैंने प्रोटोप्लाज्म ढूंढा है। और प्रोटोप्लाज्म है क्या, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को अगर सिंपली हम डिफाइन करेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, जो कि पुरकिंजे साहब ने 1839 में ढूंढा है, जो कि पुरकिंजे साहब ने 1839 में ढूंढा है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ, मुझे नहीं खींचना चाहिए, आई थिंक मैं टाइम जितना ले रहा है लग दो, शायद 1 घंटा हो जाए, वो होने देता हूँ क्योंकि इससे आपका लॉस है, फिर मैं अगले दिन शायद इतना डीप में नहीं जाऊँ, होता है हर डे अलग अलग मूड होता है, चलो ठीक है, जो हो गया, मैं जितना पढ़ा हूँ, फिर भी मैंने कुछ लैप्स नहीं किया, मैं सब चीज़ आपको डिटेल किया हूँ, हर एक चीज़ को समझाते गया हूँ, मैं सिर्फ नाम ही नहीं ले रहा हूँ साइंटिस्ट का, इन्होंने ये ढूंढा वो ढूंढा, मैं एक एक चीज़ की बारीकी से आपको बता रहा हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है नहीं है, चीज़ों को भी एक्सप्लेन मैंने किया ही ना, न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया है ना, मैंने प्रोटोप्लाज्म को किया है, मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों को जोड़ के प्रोटोप्लाज्म करते हैं, और ये किन्होंने ढूंढा, पुरकिंजे साहब ने ढूंढा है 1839 में, ठीक है। ये जो हिस्सा है गोल वाला बीच में सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, ये किसने ढूंढा है, रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा है, ठीक है, 1831 में, ठीक है। मैं भी सिर्फ साइंटिस्ट का बता रहा हूँ। अब आते हैं, अब मैं मिटा दिया हूँ ये पूरा, अब एक बहुत बड़ा चीज है सेल थ्योरी, अब एक बहुत बड़ा चीज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी देखो, सेल थ्योरी बेसिकली सेल थ्योरी दो ही है, ठीक है। तो जो सबसे पहले आते हैं, देखो आप यहाँ नाम देख सकते हो, थियोडर स्वान और स्लाइडेन।
हम लोग उसको बोलते हैं स्लाइडेन एंड स्वान। हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान है ना, इन्होंने क्या किया था, अब मैं अब लोग 1838 है यहाँ और ये 1839 है, तो ये जब भी हम लिखते हैं स्लाइडेन एंड स्वान लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्वान एंड स्लाइडेन नहीं लिखते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले देखा, बाद में इन्होंने देखा। तो क्या देखा स्लाइडेन एंड स्वान ने देखा, इन्होंने देखा है प्लांट में, क्या है ना, प्लांट में एक इसमें से बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजी है। स्लाइडेन एंड स्वान ने देखा, स्लाइडेन ने क्या देखा कि प्लांट में जो है, जो भी सेल है वो बना हुआ है, यानी प्लांट का जितना ऑल जो प्लांट बना हुआ है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने कहा दिया 1839 में। फिर इन्होंने कहा एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। तो इन दोनों की दो बात हो गई, इन दोनों की कितनी बात हो गई, दो बात हो गई, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये हो गए दो थ्योरी आपकी, एक थ्योरी दो थ्योरी, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या कहेंगे, ऑल लिविंग organism are made up of सेल। क्या बोल देंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये जो एक दो करे तो वहां एक आ गया, सीधी बात, ठीक है। अब दूसरा, इन्होंने तो बोल दिया कि सारा चीज सेल से बना हुआ है, जो भी प्लांट्स जितने हैं सारे सेल से बने, एनिमल जितने हैं वो सारे सेल से बने। लेकिन एक और साइंटिस्ट आ गए यहाँ पर, रुडोल्फ वर्चाव। रुडोल्फ वर्चाव, इसको ऐसे ही बोलते हैं, आर वर्चाव भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर वर्चाव। ठीक है, आप सिर्फ वर्चाव भी लिखोगे तो सही है। आर वर्चाव साहब ने 1855 में आके क्या एक नया चीज जोड़ दिया, सेकंड, इसी में क्या जोड़ा इन्होंने, सेल आर arises from pre-existing। इन्होंने क्या बताया, सेल्स आर arises from pre-existing cells। देखो टाइम को बताओ, देखो टाइम क्या हो रहा है, इतनी रात को भी मैं अगर काम कर रहा हूँ, है ना, इतनी रात को भी मैं अगर काम कर रहा हूँ, देखो मैसेज आ रहा है, मुझे फोन कर रहा है, लेकिन मैं भी इस सब चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा। मेरा एक ही चीज है कि तुम लोगों को मैं अच्छे से बताऊं, ठीक है। कल ठीक है, छोड़ो इसके, मैं जब करता हूं काम तो काम करता हूं, ठीक है। तो ये तीन बातें हो गई हमारे पास। स्लाइडर एंड स्वान ने क्या, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा आ गया हमारे पास, सेल आर राइजेस फ्रॉम ऑल सेल्स, सेल लिविंग ऑल सेल्स, यहाँ पर लिख देंगे ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल आ रहे हैं बने, जितने भी नए सेल आ रहे हैं पुराने सेल से ही आ रहे हैं। मैं इतना छोटा था, मैं इतना बड़ा हो गया, तो सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीजन। तो जो नए आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, जो पुराने सेल हैं उसी से नए सेल बन रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, उसके पे भी हम लोग जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो इतनी लंबी मुझे नहीं करनी है। तो आज का बेसिकली, अगर आप सेल थ्योरी अगर आपके पास आए कभी लिखने, व्हाट इज द सेल थ्योरी, तो आप पहला 1 2 और ये 3 पॉइंट ऐसे दे सकते हो, ठीक है। 3 पॉइंट सीधा, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स, यहाँ पर लिख दो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो 3 थ्योरी हो गया। अगर इस 3 थ्योरी को नहीं 3 थ्योरी लिखना है तो हमको 2 थ्योरी लिखना है, तो एक क्या लिख दोगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, दूसरा क्या लिख दोगे, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और अगर तीसरा, क्योंकि 3 अच्छा ज्यादा लगता है, क्योंकि देखो एक ही चीज को लिख दिया ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सबको पता है, प्लांट्स और एनिमल। तो हम इसका पहला, और हम क्या कर सकते हैं, हम सेल का डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं पहला में, सेल is the basic structure and
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम ये देखें तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ऐसे हम तीन थ्योरी दे सकते हैं। वी कैन से दैट सेल हैज थ्री थ्योरी। One is cell is the basic structure and fundamental unit of life. All living organisms are made up of cell. And third one is all cells are exist from pre-existing cell. और ये किसने कहा था? आर्वर्ड चॉ साहब ने कहा था 1855 में। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो थी आपके आज के लिए थी। मैंने इसमें पहले ही लिख दिया था कि मैं इसे कम पढ़ाऊं ना ज्यादा पढ़ाऊं। तो मेरा वादा हो गया है पूरा और आप लोगों को आया होगा मजा। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, मैं हटता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, लिखना है तो लिखो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो मैं मिटाऊंगा। अब देखो, मेरा एक बात मानो, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, देख रहे हो, इतना देर अगर आप लोग के देखे हो तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। आप अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने में मजा आ रहा है। लेकिन जो ऐसे हैं जिसको क्या होता है बोरियत करके पढ़ने में, मैं भी इस टाइम में स्टूडेंट लाइक जी, बोरियत तो होती है, ठीक है, लेकिन हमको वो बोरियत नहीं, क्योंकि अब देखो कोई भी काम करो सब में मेहनत है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा काम इसमें मेहनत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बुक सब देखना है। और अभी ये जो फेज है लाइफ में, ये वापस दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, ये वापस दोबारा नहीं मिलेगा। अभी मैं बैठ के बुक खोल के नहीं पढ़ सकता हूँ। आई हैव वर्क्स टू डू, आई हैव टू लर्न माई होम, थिंग्स आर डिफरेंट। आपके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ क्या काम पढ़ना, और अगर आप अभी पढ़ लेते हो तो आगे आपकी लाइफ ईजी रहेगी। मेरी बात मानो, कुछ करो या ना करो, थोड़ा पढ़ो, इतना पढ़ो कि आगे जीवन सरल हो। कठिन जीवन है, जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बस थोड़ा सा फिर से मैं वही एक चीज़ करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, बेल बजाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को। बस इतना ही। चलो बाय बाय।